नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यह घटना चक्र का सेशन चल रहा है और घटना चक्र में जो सेशन है हमारा प्रकाश चैप्टर चल रहा है। प्रकाश चैप्टर का आज ये तीसरा क्लास है और एक क्लास और मिलेगा आपको, 2 क्लास और मिलेगा इस प्रकाश चैप्टर में। इसी के साथ ही हमारा प्रकाश चैप्टर इसके साथ समाप्त होगा, लेकिन अभी आज तीसरा क्लास हम लोगों के चलेगा। प्रत्येक दिन यह क्लास चलती है हमारे YouTube चैनल पर, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं। तो इसी तरीक़ा से प्रत्येक दिन घटना चक्र का, यह जब तक घटना चक्र ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न में हम देखेंगे कि क्या है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो समुद्र को नीला प्रतीत होने का मुख्य रीजन ये है कि जब हमारी प्रकाश की किरणें सूर्य से आती है, जब प्रकाश की किरणें जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है, सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है, तो वो इस किरण में 7 रंग होता है, इसमें 7 कलर होता है। और धरती पर जब आती है तो वायुमंडल में जैसे ही आती है, इसमें नीला यानी बैगनी रंग और नीला रंग ज्यादातर जो है उधरे विखंडित हो जाती है, मतलब कि उधर ही जैसे आसमान में ही वो बिखर जाती है। आसमान में ही बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग और नीला रंग आसमान में बिखर जाता है। उसको बिखरने का रीजन है, जब यह बिखर जाता है तो आसमान हमको कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। और नीला आसमान की जब परछाई समुद्र पर पड़ेगी, जब नीला आसमान की परछाई समुद्र पर पड़ेगी तो समुद्र भी नीला हमको दिखाई देगा। तब चलते हैं प्रश्न की तरफ कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र जो है नीला क्यों प्रतीत होता है? समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अधिक गहराई के लक्षण के कारण नहीं, अधिक गहराई के लक्षण के कारण नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अधिक गहराई के लक्षण के कारण नहीं, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि जो सूर्य से प्रकाश से आ रही है वह 7 रंगों का मिश्रण है। और बैगनी रंग और नीला रंग जो है, नीला रंग, ये दो रंगों का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, यानी बिखराव होता है। प्रकीर्णन किसको कहते हैं? बिखराव को कहते हैं। यह बिखराव हो जाता है और बिखराव होने के कारण ही जो आसमान है वह नीला दिखाई देने लगता है। और नीला आसमान की परछाई समुद्र में पड़ती है, इसी कारण समुद्र भी नीला दिखाई देने लगता है। तो मेरे दोस्त, यह आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है समुद्र नीला दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहां से देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है। हरी घास का रंग दिखाई देता है क्योंकि हरी घास का रंग, प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि हमें हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? हमें हरी घास की रंग हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है। और जो है जिस रंग के वस्तु पर जो श्वेत रंग पड़ेगी उस रंग को परावर्तित कर देती है, बाकी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जैसे यह काला है, काला रंग यह तो सभी रंगों को अवशोषित कर रही है, इसी कारण यह काला दिख रही है। जैसे कोई लाल वस्तु है तो सभी रंगों को अवशोषित कर दे रही है और सिर्फ लाल रंग को ही परावर्तित कर दे रही है, इसी कारण हमें वह लाल दिखाई देता है। जो वस्तु जिस रंग का होता है उस रंग को परावर्तित कर देता है, बाकी सभी रंगों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तब यहाँ पर देखते हैं हरी घास हमें हरा दिखाई देता है। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है। सही बात है कि यह हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देगा, बाकी रंगों को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। तो हमारे इस तरीका से 2 आंसर क्या हो गया? हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं अगला प्रश्न में। कह रहा है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है यह डॉप्लर प्रभाव पर आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? डॉप्लर प्रभाव पर आधारित है। आगे देखते हैं, करेंगे मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल
प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को किस रंग का दिखाई देगा? वह पीला दिखाई देगा। जो पृथ्वी पर लोग हैं उनको कैसे दिखाई देगा? वह पीला दिखाई देगा। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है किसी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ लेते हैं। यह जो दर्पण है अगर इसके हम बाहर में कलई कर दें तो यह दर्पण हो जाएगा हमारा, यह अवतल दर्पण हो जाएगा। यह अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। परंतु ऐसने एगो बना करके और उसके यदि हम अंदर से कलई कर दें तो यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। यह कौन सा दर्पण हो जाएगा? यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। यह इसका परावर्तक सतह है। यह क्या है? परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है और इसका ये परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है। यह कलई किया हुआ भाग है। कलई या पेंट किया हुआ भाग है। इसमें यह कलई या पेंट किया हुआ भाग है। कलई मतलब रंग होता है, कलई या पेंट किया हुआ भाग है। अब देखते हैं किसी उत्तल दर्पण द्वारा, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव, इधर में मान लेते हैं, ठीक है, उधर से प्रकाश की किरणें आएगी, यह ध्रुव हो गया, यह पोल हो गया, और ये अनंत से आ रही है प्रकाश की किरणें। फिर कह रहा है कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखे। अनंत पर है और दर्पण के ध्रुव, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव यानी पोल के बीच में कोई वस्तु रखी हुई है। बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसमें से देखना है कि प्रकृति क्या होगी। तो यह उत्तल दर्पण है। यह जो उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण में हमेशा ध्यान में रखना है। इस उत्तल दर्पण में हमेशा ध्यान में रखना है कि जो वस्तु होता है वह, यह जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा, और यह मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो हमेशा उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु ऊपर ही बनेगा यानी सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। कोई है इसमें कि सीधा बनेगा और छोटा बनेगा? यहाँ सीधा है, आभासी है। अच्छा, एक बात और है कि यह हमेशा काल्पनिक बनेगा यानी दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ से हमारा ये दर्पण है और दर्पण के इस साइड बनेगा। तब जब पीछे बनेगा तो हम उसको आभास करेंगे कि यहाँ कटेगा, आभास करेंगे या कल्पना करेंगे, तो वह आभासी होगा या काल्पनिक। आभासी और काल्पनिक एक ही शब्द है, कोई नया शब्द नहीं है। तो यहाँ पर सीधा बनेगा यानी ऊपर बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो वह उल्टा बनेगा। तो ऊपर बनेगा हर हाल में, और छोटा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं आभासी हो गया, आभासी तथा सीधा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? मतलब सब समझना है कि जो हम गाड़ी चलाते हैं और हमारे साइड में जो मिरर लगल रहता है उसको साइड मिरर करते हैं, उसमें पीछे के जो दृश्य दिखाई देता है तो वह कौन सा मिरर होता है? उस मिरर का नाम बताना है। तो उस मिरर में फिर से देखते हैं, वह जो मिरर होता है, मान लेते हैं यह मिरर है, इधर से हमारी कोई वस्तु जा रही है, कोई कार जा रही है, ठीक है, तो इसका बीच वाला भाग उठा हुआ रहता है और पीछे वाला भाग कलई किया हुआ रहता है। तो यह जो सतह है यह परावर्तक सतह है, और यह दर्पण कौन सा है? तो यह इस दर्पण का नाम हम उत्तल दर्पण दे देंगे। इस दर्पण का नाम हम क्या ले लेंगे? उत्तल दर्पण। तो यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन में चला जाएगा उत्तल दर्पण, हमारा सी ऑप्शन में चला जाएगा उत्तल दर्पण। तो इस तरीका से हमारा 6 के सी नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात आ गया कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अभी हम लोग देखे हैं कि पश्च दृश्य के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण हम ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह बात वही है
जो प्रश्न पीछे वाला था, दो प्रश्न वही प्रश्न है, इसका भी आंसर जो है हमारा उत्तल दर्पण ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न 9 में, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाने वाला जो दर्पण है वह अवतल दर्पण है, क्योंकि यह प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखा देता है। और जो दाढ़ी बनाने वाले रहते हैं, जिसको नाई कहते हैं, वो नाई क्या करते हैं कि अच्छा से दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखता है और अच्छा से दाढ़ी को साफ कर लेते हैं। तो यह इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? अवतल दर्पण। आगे चलते हैं 10 नंबर में, और 10 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं कि धूप से बचाने के लिए छातों में रंग समायोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? यानी कि जो धूप से बचाने के लिए जो छाता होता है उसका रंग जो है कैसा होना चाहिए? तो उसका रंग जो है, जो यह छाता है, इस छाते का जो रंग है, इस छाते में जो रंग है यह ऊपर उजला होना चाहिए। इस छाते के ऊपर में जो रंग है, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर में उजला रंग होना चाहिए। ऊपर में रंग उजला होना चाहिए और इसके अंदर का जो रंग है वह कैसा होना चाहिए? काला होना चाहिए। तो अंदर वाला रंग काला होना चाहिए, ऊपर वाला रंग उजला। ऊपर काला हो गया, नीचे उजला नहीं, ऊपर उजला होना चाहिए। तो ऊपर उजला हो गया और नीचे क्या हो गया? काला हो गया। ऊपर उजला हो गया और नीचे क्या हो गया? काला हो गया। तो इस तरीका से हमारा ये चलता है, छाता बन गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरबीन की बात कर रहा है कि खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो खगोलीय दूरबीन होता है उस खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। इसके साथ अगला प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अब देखते हैं, दो समतल दर्पण की बात कर रहा है, दो समांतर समतल दर्पण की बात कर रहा है। यहाँ पर एक समतल दर्पण इस तरीका से हम ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक और समतल दर्पण हम इस तरीका से ले लेते हैं। दो समतल दर्पण की बात कर रहा है, दो समतल दर्पण हम रख दिए। अब यहाँ पर कोई वस्तु हम रख दिए। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब पूछ रहा है कि कितना बनेगा। तो देखिएगा, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब है इसमें बनेगा, फिर उस प्रतिबिंब का छाया इसमें बनेगा, और इसमें जो फर्स्ट में प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब इसमें भी बनेगा, इसमें बनेगा। इस तरीका से बहुत प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब की कोई गिनती नहीं की जा सकती है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह कितना प्रतिबिंब बनेगा तो हमको पता ही नहीं है कि कितना प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए अनंत प्रतिबिंब बनेगा। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? देखिए वही प्रश्न है, प्रश्न वही है कि हम यहाँ पर समतल दर्पण ले लेते हैं। दो समतल दर्पण है, समतल दर्पण यहाँ पर रख दिया गया है, समांतर है, समतल दर्पण रख दिया गया है। और यहाँ पर कोई हम वस्तु रख देते हैं, तो कहते हैं कि मध्य में रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसके प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसके प्रतिबिंब की जो संख्या है वो हम आराम से संख्या इसका निकाल सकते हैं। तो इस प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इस प्रतिबिंब की जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी? तो वह अनंत हो जाएगी। इस प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। अब यहाँ पर इस बात कर रहा है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए। यहाँ पर एक दर्पण है, एक समतल दर्पण है, ले लेते हैं। अब कह रहा है कि इस दर्पण को जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। अब इसमें इधर से आ रहा है, अब इधर में प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के इस साइड में प्रतिबिंब बनेगा। अब इसको घुमाने की बात कर रहा है, तो जैसे ही इसको घुमाएगा तो इसमें बना प्रतिबिंब ये थीटा कोण से, इधर से घुमाना है, इसको घुमाना है थीटा कोण से। तो इसमें जो बना प्रतिबिंब है पूछ रहा है कि वो किस कोण से घूमेगा। तो ये दोगुना कोण से घूम जाएगा, यानी 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। यहाँ पर मक्खी आ गई है, बहुत परेशान कर रही है। तो 2 थीटा कोण से क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
2 थीटा कोण से घूम जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कहें कि यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। अच्छा, ये वाला तो सही है, कथन ए सही है। अब आगे कारण देखते हैं। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है तो क्या होता है। इसमें अब हम लोग देखते हैं, कि यह दोनों सही है। यह जो है कथन भी सही है और कारण भी सही है। ए और दो दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण सही है। तो इस तरीका से हमारा जो है 15 का ए नंबर सही है। आगे चलते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। सही बात है, जो प्रकाश है उस प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है। जो श्वेत प्रकाश होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो कह रहा है कि उन 7 रंगों को अलग करने की क्या तरीका है। तो उन 7 रंगों को अलग करने के हम तरीका देखते हैं। यहाँ से हम एक टॉर्च ले लेते हैं। एक टॉर्च ले लेते हैं। अब इस टॉर्च को हम जलाते हैं, जला दिए। तो अब क्या होगा कि एक प्रिज्म ले लेंगे। एक क्या करेंगे, प्रिज्म लेंगे। तो यहाँ पर एक प्रिज्म ले लेते हैं। प्रिज्म पर जब यह 7 रंगों के प्रकाश पड़ेगा, तब क्या होगा, तब हमें यहाँ से 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होगी। तो यह अलग अलग 7 रंगों में पट्टी जो है बट जाएगी। यह 7 रंगों में बढ़ जाएगी। 1 2 3 4 5 6, एगो और ले लेते हैं 7 रंग। यह 7 रंगों में बट गई। अब यहाँ पर हम एक श्वेत पट्टी लेंगे, यानी श्वेत पर्दा लेंगे। और श्वेत पर्दा लगाने के बाद हम देखेंगे कि नीचे हमारा बैगनी दिख रहा है, ऊपर जामुनी दिख रहा है, बैजानी नीला दिख रहा है, उसके बाद हरा दिख रहा है, बैजानी पीनाला, उसके बाद पीला दिख रहा है, उसके बाद नारंगी दिख रहा है और लाल दिख रहा है। तो इस तरीका से नीचे से ऊपर जैसे ही जाएंगे तो हमको कुछ रंगों का क्रम दिखेगा। पहले दिखेगा नीचे से ऊपर जाने पर हमको बैगनी दिखेगा, बैजा, उसके बाद जामुनी दिखेगा, बैजानी, उसके बाद नीला दिखेगा, हरा दिखेगा, पीला दिखेगा, उसके बाद बैजानी नारंगी दिखेगा, बैजानी पीनाला, पीनाला, लाल दिखेगा। 7 रंग हो गया। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। तो 7 रंगों की पट्टी जो इस तरीका से 7 रंग है, इस तरीका से हमारा प्रिज्म से प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर ये हमारा प्रिज्म हो गया और ये हमारा टॉर्च हो गया, ये हमारा श्वेत प्रकाश हो गया, ये श्वेत प्रकाश हो गया। तो इस तरीका से हम एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो ये नंबर हमारा सही है, ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। इंद्रधनुष के जो रंग है उसका सही क्रम पूछ रहा है कि सही क्रम इनमें से क्या है। तो जो इंद्रधनुष बनता है उस रंगों का क्रम है, नीचे से ले लेते हैं। नीचे से होगा बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। 1 2 3 4 5 6 बैजानी पीनाला, बैजानी, देखो यहाँ पर नीला छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब कह रहा है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम कौन सा है।
तो सही क्रम इनमें से पूछ रहा है कि इसमें से सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम हम देखने लगते हैं, नीचे से है बैगनी, जामुनी, बैगनी है, उसके बाद जामुनी है। अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें लाल, नारंगी, लाल मिलेगा, नारंगी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा, नीला, हरा, बैगनी। अगर नीला उठाते हैं तो नीला, हरा, बैगनी। नीचे आ रहा है नीला, हरा, बैगनी नहीं होगा, बैगनी, हरा, नीला, बैगनी, हरा, नीला। नीला कहाँ जा रहा है, नहीं, बैगनी, हरा, नीला, ये भी नहीं जा रहा है। नीला, पीला, हरा, नीला हो रहा है, पीला हो रहा है और हरा हो रहा है, ये एक ही जगह है। फिर क्या हो रहा है कि नीला, हरा, पीला, नीला हो रहा है, हरा हो रहा है और पीला, नीला, हरा, पीला, नीला हो रहा है, उसके बाद हरा हो रहा है, उसके बाद पीला हो रहा है। यानी डी ऑप्शन जो है यह सटीक बैठ रहा है, बाकी यह दोनों क्या हो रहा है, तीनों गलत हो रहा है। कहें कि यहाँ पर नीला मिल रहा है, यहाँ हरा मिल रहा है और यहाँ पर पीला मिल रहा है। तो इस तरीका से हमारा डी ऑप्शन जो है 17 का जो डी है वही सही हो रहा है, बाकी गलत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है, धूप गिर रही है वर्षा की बूंदों पर, तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार होती है। तो परिक्षेपण हो गया, अपवर्तन हो गया और आंतरिक परावर्तन हो गया। यह तीनों घटनाएं जिम्मेदार है, जो है इंद्रधनुष बनने के लिए। यह तीनों घटनाएं आपस में क्या है, जिम्मेदार है। तो इस तरीका से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी नंबर तीनों घटनाएं पर चली जाएगी। परिक्षेपण की घटनाएं भी जिम्मेदार है, अपवर्तन भी और आंतरिक परावर्तन भी, यह तीनों हो गया। आगे चलते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। और देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब यही होता है कि वह अलग अलग 7 रंगों में बट जाना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब प्रकाश के, श्वेत प्रकाश को अलग अलग 7 रंगों में बट जाना है। तो 7 रंगों में अलग अलग किसके द्वारा बटेगा, प्रिज्म के द्वारा बटेगा, उत्तल लेंस के द्वारा नहीं बटेगा, अवतल लेंस के द्वारा और साधारण लेंस के द्वारा नहीं बटेगा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रिज्म के द्वारा क्या हो जाएगा, अलग अलग 7 रंगों में बट जाएगा। आते हैं 20 में। कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। कौन सा रंग मध्य में दिखाई देता है, लिख लेते हैं और लिखने के बाद हमको तुरंत पता चल जाएगा कि मध्य वाला रंग कौन सा है। तो फिर से एक बार लिखने की कोशिश करेंगे। पहला हो गया बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नीला छूट गया, यार, जामुनी, बैजानी, हरा, पीला, नारंगी, पीनाला। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब कह रहा है कि इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देने वाला मध्य वाला रंग कौन सा है। तो इधर से भी जाएंगे 1 2 3 तक जाएंगे और इधर से भी 1 2 3 तक इधर से भी आएंगे। अब बीच में कौन बच गया हमारा, तो हरा बच गया। तो मध्य वाला रंग हमारा कौन सा हो गया, मध्य वाला रंग हमारा हरा हो गया। एक बात और समझ लेंगे, सबसे ऊपर में लाल है और सबसे नीचे कौन है, बैगनी है। तो कॉर्नर वाला रंग पूछ सकता है, सबसे किनारे वाला रंग पूछ सकता है। लाला यहाँ पर लिख दिए हैं, लाला नहीं होगा, लाल होगा। सबसे ऊपर वाला रंग पूछ सकता है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला रंग पूछ सकता है और सबसे नीचे वाला। तो सबसे ऊपर लाल हो जाएगा और सबसे नीचे कौन सा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ऊपर में लाल हो जाएगा, सबसे नीचे में बैगनी, और बीच में कौन सा हो गया, हरा हो गया। तो इस तरीका से हमारा इस प्रश्न का आंसर उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, मतलब ऊपर और नीचे, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला। तो सबसे ऊपर वाला में लाल देखें, सबसे नीचे वाला में बैगनी देखें। तो लाल और बैगनी, लाल बैगनी, लाल बैगनी, लाल बैगनी, लाल और बैगनी, लाल बैगनी कहिए चाहे बैगनी लाल कहिए, हमारा आंसर किस में चला गया, डी में चला गया। आगे देखते हैं हम, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष पड़ता है। अब देखते हैं दोस्त कि सुबह और शाम सिर्फ 2 ही टाइम इंद्रधनुष बनता है, एक सुबह के टाइम बनेगा, एक शाम के टाइम बनेगा। दोपहर में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता है।
तो यहाँ से दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दोपहर में किस दिशा में बनेगा, पश्चिम में बनेगा, दक्षिण में बनेगा, पूर्व में बनेगा। तो किधर भी नहीं बनेगा, यह नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है। अगला प्रश्न है कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है, यह बगल से देखा जाए तो बड़ी बड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल के अणुओं से प्रकीर्णित होकर के छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास दे देता है। यह जो 23 नंबर प्रश्न है यह कथन और कारण पर स्थित है। अब 23 नंबर का जो प्रश्न है यह कथन और कारण पर स्थित है। तो हम देख रहे हैं कि 23 नंबर का जो प्रश्न है वह कथन और कारण पर स्थित है, कथन और कारण पर स्थित है। लेकिन हमारा जो कथन है वह एकदम सही दिख रहा है कि एक छड़ी को अगर पानी में डुबाएंगे, एक छड़ी को यहाँ से एक छड़ी है, यहाँ से तिरछी डुबो रहे हैं तो कुछ मुड़ा हुआ दिखाई देगा, कुछ मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो अब यहीं से पता चल रहा है कि एक छड़ी को जल में डुबाया जाएगा तो बगल से देखा जाए तो बड़ी छोटी जल की सतह पर झुकी हुई छड़ी दिखाई देती है, यानी कि छड़ी जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है। फिर कह रहा है कि छड़ी से आने वाला प्रकाश जल के अणुओं से प्रकीर्णित होकर के छड़ी के छोटी एवं झुकी। अच्छा, इसमें अणु कहाँ से आ जाएंगे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें अणु कहाँ से आ जाएंगे। प्रकाश से चल रहा है, जब प्रकाश चैप्टर चल रहा है, प्रकाश के बारे में बात हो रही है, तो इसमें अणु नहीं होगा। यह कथन जो हो जाए, जो कारण जो है वह गलत हो जाएगा और कथन सही है, कथन सही है, कारण गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, ए सही है और आर क्या है, गलत है, ए सही है, आर गलत है। फिर आते हैं 24 नंबर पर, और 24 नंबर में कह रहा है, 24 नंबर में यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, यानी ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। इस तरीका से यह जो 24 नंबर प्रश्न है यह 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। काहे कि कह रहा है कि एक तली में सिक्का पड़ा हुआ है, अगर ऊपर से कोई देख रहा है तो यह सिक्का जो है वास्तविक गहराई से ऊपर उठल दिखाई देगा, तो वास्तविक अपेक्षाकृत अधिक गहराई से ऊपर ऊंचाई पर लगेगा, यानी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। और वही बात कह रहा है कि इसमें भी ऊपर से देखेगा तो उसको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, यानी निकट दिखाई देगा। तो इस तरीका से हमारा ए और बी, 1 और 2 दोनों कथन का है सही है। अगला प्रश्न में चलते हैं। कह रहे कि वायु में जल का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो जो जल का बुलबुला है, जो वायु का बुलबुला है वह जल में वायु का बुलबुला, जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है। तो वह अवतल दर्पण की भांति, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किस लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, वही बात है, वही बात है। अब देखते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, और जो अवतल लेंस होता है उसको अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल लेंस को अपसारी। तो इसमें वो जो बात था अवतल उत्तल वाला बदल दिया है, अपसारी अपसारी कर दिया है। यानी ये वाला जो लेंस है इस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, और इसी लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। उसके बाद जो इस तरीका से लेंस बनता है इस लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस, और इसी लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस। तो इसमें क्या कह रहा है कि अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। अवतल लेंस यानी अपसारी, अपसारी किधर है, अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। 26 के अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहे कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति है उसका पूरा नीचे से ऊपर तक पूरी लंबाई देखने के लिए उसकी लंबाई के आधा होनी चाहिए, और वह व्यक्ति 10 फीट का है। अगर वह व्यक्ति 10 फीट का है तो उसकी पूरी शरीर को देखने के लिए जो लेंस होगा उसकी आधा होगा, यानी कितना होना चाहिए, 5 फीट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 फीट का होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर 10 फीट का है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5 फीट का,
अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है, अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो उसकी लंबाई यानी जो दर्पण है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 फीट का होना चाहिए। तो वस्तु के जो लंबाई है उस लंबाई की आधी होनी चाहिए दर्पण की लंबाई। तो कह रहा है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, चौथाई नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जो समतल दर्पण है, इसमें समतल दर्पण है, यह जो है यह समतल दर्पण है। अगर इसको हम कलई कर देते हैं उस साइड से तो इधर से प्रकाश की किरण आएगी, यह मुख्य अक्ष हो गया। अब क्या कह रहा है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहीं नहीं मिल पाएगी, कहीं कटवे नहीं करेगी, वह चलते जाएगी यानी अनंत तक चलते जाएगी। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबे किसी व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होती है। तो अभी अभी बोला गया कि कोई भी व्यक्ति रहेगा उसकी पूरा शरीर देखने के लिए दर्पण की लंबाई आधा होनी चाहिए, यानी 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, इसकी आधा करेंगे, इसको अगर हम आधा करेंगे 2 से भागा देंगे तो यह कटेगा 0.75 मीटर, यानी 75 दूनी 150 होता है तो 0.75 मीटर में कट जाएगा, यानी इसका जो आंसर है वह ए नंबर पर चला जाएगा। कह रहा है दूरदृष्टि दोष, जो दोष होता है वही दिखता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखती है, जो दोष होगा वही दिखेगा, जो दिखेगा वही दोष होगा, जो दोष होगा वही दिखेगा, जो दिखेगा वही दोष होगा। तो दूरदृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु दिख रही है, निकट वाली नहीं दिख रही है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिख रही है, निकट वाली नहीं दिख रही है। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिख रही है, दूर वाली नहीं दिख रही है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए दूर को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। समस्या ये है कि आदमी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन दिखेगा कौन नहीं दिखेगा। तो जो दोष रहेगा वही दिखता है और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इतना बात ध्यान में रखना चाहिए। दूरदृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु दिख रही है, व्यक्ति के दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु दिखाई दे रही है दूरदृष्टि दोष में। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होना चाहिए। नाभ्यांतर मतलब वो नाभिक की बात कर रहा है, पोल की बात कर रहा है, ठीक है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। यह बात सही है, रेटिना के पीछे इसका प्रतिबिंब बनने लगता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, समस्या तो यहां पर है, अवतल लेंस नहीं, उत्तल, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, न कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है यह डी के साथ चला जाता है। कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है? तो हमारा डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? अब निकट आ गया, कब से दूर चल रहा था, दूर में दूर में उत्तल, तो निकट में अवतल, निकट में कौन होगा? अवतल। तो अवतल इसमें से कौन सा है? अब यहाँ पर कंफ्यूज आ गए आदमी कि अवतल कौन सा है, अवतल कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? तो यहाँ पर कॉनकेव है, जो अवतल होता है वह कॉनकेव होता है। तो कॉनकेव हमारा क्या हो गया? उत्तल, अवतल हो गया। और यहाँ पर नतोदर भी उसी को कहते हैं, कॉनकेव को ही। आगे और मिलेगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल हो गया, उत्तल, और निकट में अवतल। तो निकट में कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, निकट में अवतल लेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा आएगा? इसमें से दिख रहा है कौन सा आएगा? अवतल लेंस। कौन सा आएगा? अवतल लेंस। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निकट फिर आ गया। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्त होती है, किसके द्वारा होती है? ऊ नहीं होगा, कहें कि दूर में जाएगा। और निकट है तो किसके द्वारा जाएगा? अवतल लेंस के द्वारा जाएगा। आगे देखते हैं।
जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो वो कुछ समय उसके लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। ये क्या होता है? तो पहले जो होता है पुतली जो होता है, हमारी आंख जो होता है, बाहर में रहते हैं तो हमारे पुतली का फैलाव हो जाता है, और जैसे ही हम अंधेरा में जाते हैं हमारी पुतलियां उस अनुसार सिकुड़ नहीं पाती है, फैलल रहती है, सिकुड़ नहीं पाती है, इसलिए हम चीजों को देखने में क्या होता है, कठिनाई होती है। तो पुतली के आकार में परिवर्तन अचानक नहीं हो पाता है, जिस कारण हमें अंधेरा दिखाई देने लगता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। जो चश्मा होते हैं पढ़ने के लिए, वह किस प्रकार के ग्लासेस से बने होते हैं। तो यहाँ पर उत्तल ज्यादातर जो चश्मा होता है वह उत्तल लेंस का ही बना होता है, उत्तल कांच का ही बना होता है। तो इस तरीका से उत्तल में चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आंख में सकेंद्रण होता है, जो हमारी आंख है, मध्य भाग है, आंख में सकेंद्रण किस कारण होता है। तो हम देख लेते हैं कि लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा हमारा जो है आंख में सकेंद्रण होता है। आगे प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें से जो गलत है उसको छांट देना है, बाकी सब छोड़ देना है, सही हो जाएगा। कौन सा एक सही नहीं है? तो कह रहा है कि मृग तृष्णा एक प्राकृतिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है, सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं, मतलब अच्छा माने जाते हैं, सही बात है, गर्मी में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए। फिर कह रहा है कि एक छोटे छिद्रों वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक कान गला जांच करने में, यहाँ पर रोगियों के जो नाक कान गला की जांच होती है वह यहाँ उत्तल दर्पण के जगह पर अवतल दर्पण रहता है, तो यह सही माना जाता है, परंतु यहाँ पर उत्तल दर्पण दे दिया है, इस कारण यही गलत है। कह रहा है कि कौन एक सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, उत्तल दर्पण नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, खोज बत्ती में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। खोज बत्ती मतलब सर्च लाइट। अब सर्च लाइट में प्रयोग होने वाला कौन सा दर्पण है? खोज लाइट। सर्च लाइट में यहाँ पर दिया है, सर्च लाइट यानी खोज बत्ती में प्रयुक्त होने वाला कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। तो उसी तरीका से हम देख लेते हैं कि सर्च लाइट यानी अवतल दर्पण को ही नतोदर भी कहा जाता है, तो इसी को हम ले लेंगे। अवतल दर्पण में ये हो जाएगा नतोदर दर्पण। आगे अब प्रश्न खत्म हो गया। 40 प्रश्न का सेट आज खत्म होता है, पुनः 40 प्रश्न का सेट और है, तो हम लोग 40 प्रश्नों को ग्रुप वाइज कर दिए हैं। तो इस तरीका से हमारा आज की सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।